Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. Elephant means हाथी. दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स की अगर लिस्ट चेकआउट करोगे तो टॉप 10 में एलिफेंट का नाम आता है. शांत मासूम दिखने वाला वो जानवर एक खतरनाक वाइल्ड एनिमल है, पर फिर भी लोगों के बीच में रहता है. इनफैक्ट एक बड़ा सा हाथी एक छोटी सी डोर से बंधा हुआ रहता है. बहुत अजीब नहीं है ये? इतना बड़ा ताकतवर और खतरनाक जानवर, फिर भी उसे एक डोर से बांधा जाता है, जिस डोर को तोड़कर वो बहुत आसानी से भाग सकता है. तो फिर वो तोड़ता क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है ना. लेकिन जवाब कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद बहुत ज़्यादा आसान है. जब वो हाथी छोटा था तब सबसे पहले उसके पैरों में जंजीर डाल दी गई थी, लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें. उस छोटे से हाथी ने उन जंजीरों से निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल किया, पर वो उनसे आज़ाद नहीं हो पाया. उल्टा अपना ही पैर घायल कर बैठा. बार बार वो उस जंजीर से निकलने की कोशिश करता और दिन बीत रहे थे. जब बहुत स्ट्रगल के बाद भी उस एलिफेंट ने ये देखा कि वो छूट नहीं रहा, तब उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया. क्योंकि इतने स्ट्रगल के बावजूद ना वो अपने पैर से उस जंजीर को निकाल पा रहा था, ना वो आज़ाद हो रहा था, बल्कि खुद के ही पैर को घायल कर बैठ रहा था. इसीलिए अब उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और उन जंजीरों को अपना लिया. और बस यही वो वक्त था जब उसके ओनर ने उसके पैर से उस जंजीर को हटा दिया और एक पतली सी डोर से उसके पैर को बांध दिया. ऑलरेडी हाथी जंजीरों के साथ स्ट्रगल करते करते थक चुका था ना, तो उसने उस डोर के साथ स्ट्रगल करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पैर को मतलब खुद को ही घायल कर बैठा था और वो फिर एक बार हर्ट नहीं होना चाहता था. यही रीज़न था कि उसने उस पतली सी डोर से भी छूटने की कभी कोशिश की ही नहीं. अगर एक बार कोशिश की होती तो वो शायद बहुत आसानी से खुद की आज़ादी को पा लेता, पर उसने कभी स्ट्रगल किया ही नहीं और चुपचाप उस पतली सी डोर को अपनी किस्मत समझ के शांति से वहाँ रहने लगा. पर ये कब तक? एक ना एक दिन लिमिट्स टूटती तो ज़रूर है. शांत मासूम दिखने वाला वो जानवर ओबीडियंटली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था अपने ओनर के हिसाब से. पर अगर कोई उसके साथ गलत करेगा और वो गलत बार बार करेगा तो ऑब्वियसली उसे एक ना एक दिन गुस्सा आएगा. उसकी लिमिट्स एक ना एक दिन टूटेगी और जब उस हाथी की लिमिट टूटी तो वो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका था. कुछ ऐसा ही विंग के साथ था. एक ऑर्फन होने के बावजूद जियांग फैमिली ने विंग को एक्सेप्ट किया. बचपन से उसके साथ अच्छे से बिहेव किया. मैडम यू और फेंग मियान विंग को अपना बच्चा मानते थे. जियांग चैंग और यानली से भी ज़्यादा वो विंग से प्यार करते थे. साथ ही यानली और जियांग चैंग भी विंग के साथ अच्छा बिहेव करते थे. उसे बिल्कुल अपने भाई की तरह, इनफैक्ट अपने छोटे भाई की तरह रखते थे. एहसानों की जंजीर जियांग फैमिली ने बचपन में ही विंग के पैरों में डाल दी थी और आंखों पर प्यार की पट्टी बन चुकी थी. बहुत होशियार था विंग, बहुत पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था, इंटेलिजेंट था, पर अपनी फैमिली के आगे कुछ देख ही नहीं पाता था. अगर इन चारों के अलावा कोई पांचवा विंग का यूज करता तो विंग को समझ में आ जाता, जैसे वांगजी के साथ हुआ. वांगजी विंग के पास सिर्फ पावर्स की वजह से आया है, ये बात विंग ने बहुत आसानी से समझ ली थी. पर उसकी खुद की फैमिली उसका कितना बुरी तरीके से यूज करती है बस पावर्स के लिए, ये बात विंग कभी देख ही नहीं पाया. यही रीज़न था कि आज विंग ने अपनों के फेस में कई सारे दुश्मनों को पाल के रखा था. इनफैक्ट वो खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहा था. पर फिलहाल तो ये बात विंग को समझने भी नहीं वाली, क्योंकि जियांग फैमिली ने बहुत स्ट्रांगली विंग को इमोशनली मैनिपुलेट करके रखा है, जिस वजह से जियांग फैमिली के बारे में कुछ भी गलत विंग सोच तक नहीं सकता.
और उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ता भी है। इवन वो खुद के अल्फा को तक आज जियांग फैमिली की वजह से ऑफेंड करके आया है और इवन उस पर अटैक करके आया है। खैर, जहां एक तरफ जिन्स, जियांग्स, वेंस और शायद नीस भी थ्रोन के लिए लड़ने में लगे थे और एम्परर लान वांगजी को उस थ्रोन से घसीट कर नीचे फेंकना चाहते थे, वही दूसरी तरफ विंग जो फिलहाल अपने रूम में सोया हुआ था, या यूं कहा जाए प्रिटेंड कर रहा था, क्योंकि नींद तो आज विंग की आंखों में थी ही नहीं। एक आलीशान और खूबसूरत रूम, सॉफ्ट बेड, और वो आज रूम में बिल्कुल अकेला है। कोई नहीं है आज उसके आसपास उसे परेशान करने के लिए, या साफ शब्दों में कहा जाए तो वांगजी आज उसे परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आने वाला। तो विंग को अपने घर में सुकून से सो जाना चाहिए ना, तो फिर भी वो सुकून की नींद है कहाँ? क्यों इतना बेचैन है विंग? एक अजीब सी हलचल क्यों है? क्यों बेचैन है? उस बेचैनी का रीजन क्यों नहीं समझ में आ रहा? कुछ बहुत अलग सा खालीपन है। शायद विंग समझ चुका है कि वो खालीपन क्यों है, किसके लिए है, पर विंग वो मानेगा इतनी आसानी से? बिल्कुल नहीं। वांगजी तो गलत है ना, और एक गलत इंसान से विंग प्यार कैसे कर सकता है? उसे मिस कैसे कर सकता है? खुद अपने हाथों से अपने अल्फा को इंजर्ड करके आया है विंग, तो उसे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वो अल्फा आज तक उसका फायदा ही तो उठाता आया है, उसे यूज ही तो करते आया है। तो फिर आज वो खुशी विंग के फेस पर क्यों नहीं है? क्यों वो सुकून आज विंग को नहीं मिल रहा? विंग जो यही सब सोच रहा था और अपने बेड पर इधर से उधर रोल हो रहा था, पर अब इन सारी सोचों पर स्टॉप लगाकर विंग को एक अलग टॉपिक के बारे में भी सोचना था। वॉर, बहुत जल्द वॉर होने वाली थी और वांगजी से होने वाली थी, जिसके पास ना सिर्फ वो एम्परर का थ्रोन है, बल्कि वो डिमोनिक पावर्स का ग्रैंड मास्टर है, और उससे भी आगे वो खुद विंग का अल्फा है। विंग की पावर्स को शेयर करता है वो, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उस इंसान को विंग को हराना है। एक बार अगर विंग ने वांगजी को हरा दिया तो विंग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ देगा। वांगजी के साथ वो बहुत दूर चला जाएगा, इन सब चीज़ों से बहुत दूर। ऑब्वियसली एज अल्फा विंग वांगजी को एक्सेप्ट कर चुका है, पर वो कल्टीवेशन वर्ल्ड की जिम्मेदारियों से भी नहीं पीछे हट सकता, इसीलिए वो आज वांगजी के खिलाफ है। वांगजी को तो वो मारना नहीं चाहता, बस उसे उस एम्परर के थ्रोन से उतारना चाहता है ताकि कल्टीवेशन वर्ल्ड सेफ रहे। उसके बाद वो वांगजी को अपने साथ लेकर सेफली यहाँ से निकल जाएगा। वो ना वांगजी को हार्म होने देगा इस वॉर में और ना ही उसके साथियों को, और यही बात उसे अपने लोगों को भी समझानी होगी। विंग जहाँ ये सब कुछ सोच रहा था, वही गुसू लैन क्लैन में वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ओमेगा उसी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग चुका था। विंग ने वांगजी पर स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक किया था, जिस वजह से वांगजी भी थोड़ा बहुत घायल तो हो चुका था, और वांगजी को इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था। वांगजी जो अपने रूम में था, शुयांग, शाओ शेंचैन और बाकी सब भी वांगजी के साथ ही उस रूम में मौजूद थे। वांगजी गुस्सा था तो सब उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर सबको ऑलरेडी ये समझ में आ चुका था कि बहुत जल्द वॉर स्टार्ट होने वाली है, तो उस वॉर के बारे में भी सब डिस्कस करने में लग चुके थे। दोनों तरफ भी वॉर की बातें स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी भी जानता था कि बहुत जल्द बाकी सारे क्लैंस के लीडर्स एक साथ मिलकर विंग के साथ उस पर अटैक करने वाले हैं, तो उसे भी कुछ सेफ्टी तो अपनी भी करनी होगी ना, उसे भी उस वॉर के लिए रेडी होना होगा। वांगजी की तरफ से वॉर लीड करने वाला था शुयांग, मतलब वो वॉर लॉर्ड था। उसी के साथ मिलकर वांगजी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था। वो दिन बीत गया। नेक्स्ट डे जियांग्स, जिन्स, नीड्स, वेंस
सारे लोग मीटिंग हॉल में थे जहां विंग भी मौजूद था और विंग बाकी सबसे उस वॉर के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। सबने मिलकर ये डिसाइड किया था कि 2 दिन बाद वो डायरेक्टली एम्परर पर वॉर स्टार्ट कर देंगे और फर्स्ट अटैक करेंगे। इन 2 दिनों में विंग और बाकी सारे कल्टीवेटर खुद पर ध्यान देंगे और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। साथ ही वॉर की सारी प्लानिंग भी वही करने वाले थे। वही सेम हाल लैन क्लैन का भी था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और फाइनली वो सब एक दूसरे के आमने सामने थे। वांग जी ऑलरेडी अपने कल्टीवेटर्स को गुरसु की बॉर्डर पर अपॉइंट कर चुका था, जिस वजह से बहुत जल्द उसे पता चल चुका था कि बाकी सारे क्लैंस वॉर स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो अब वो भी वहाँ मौजूद था, पर वो इस वॉर में इंक्लूड नहीं होने वाला था। ऑब्वियसली वो एम्परर था और उसके बाद बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे ये वॉर लड़ने के लिए। उसका वॉर लॉर्ड शुयांग भी इस वॉर को लीड कर रहा था, तो वो फिलहाल तो बस दूर से ही इस वॉर पर नज़र रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग और बाकी सारे कल्टीवेटर्स फील्ड में उतर चुके थे और फाइनली वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। विंग के प्लान के अकॉर्डिंग हर कोई अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहा था। विंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, तो वो भी अपने हिसाब से हर किसी को हैंडल कर रहा था। फर्स्ट डे अच्छी खासी टक्कर हुई थी उन दोनों ग्रुप्स में। विंग ये देखकर सच में शॉक था कि वांग जी के कल्टीवेटर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो विंग को भी अच्छी तरीके से काउंटर कर पा रहे हैं। पर विंग को इस बार खुशी भी थी क्योंकि ये फर्स्ट वॉर ऐसी थी जिसमें विंग को लड़ने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसे बराबरी में टक्कर जो मिल रही थी। साथ ही शुयांग वो भी बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। उसकी प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिस वजह से ये वॉर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो चुकी थी। फर्स्ट डे तो ख़त्म हो गया, कोई भी फिलहाल आमने सामने नहीं था, सारे नॉर्मल कल्टीवेटर से ही लड़ रहे थे। पर नेक्स्ट डे जब वॉर स्टार्ट हुई तो विंग सीधा शुयांग के सामने था। ऑब्वियसली वो दोनों भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। विंग जो ऑब्वियसली शुयांग से नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि शुयांग उसके ब्रदर की जगह पर था। शुयांग ने ही विंग की शादी में विंग के ब्रदर का रोल प्ले किया था। इनफैक्ट विंग की ब्रदर की जगह पर वो हर वक्त था। जब विंग वांग जी के साथ था तो एज बिग ब्रदर शुयांग विंग की बहुत सारी हेल्प करता था और सच में आज शुयांग को अपने अपोजिट देखकर विंग को बहुत बुरा भी लग रहा था। वही सेम फीलिंग शुयांग के अंदर भी थी, पर वो दोनों भी अपने अपने जगह पर मजबूर थे। फाइट तो उन्हें करनी ही थी, तो इसीलिए वो दोनों भी फाइनली एक साथ फाइट करने लगे थे। विंग बस शुयांग को हराना चाहता था, उसे हार्म नहीं करना चाहता था। वही सेम शुयांग भी विंग को बस अपने सामने हराना चाहता था, उसे हार्म नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो शायद अपनी फुल पावर से लड़ नहीं पा रहे थे। ना वो एक दूसरे को डीपली इंजर्ड करके उन्हें अपने सामने झुकाना चाहते थे और ना ही वो ऐसा कर भी रहे थे। वो बहुत कैजुअली लड़ रहे थे, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह। ना विंग स्ट्रेंथ यूज कर पा रहा था शुयांग के सामने, ना शुयांग स्ट्रेंथ यूज कर रहा था विंग के सामने। उन दोनों को एक दूसरे को हर्ट करने का डर भी था, पर अपनी पोजीशंस को लेकर वो मजबूर भी थे। तो वो बस दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहे थे। वो दोनों भी अपने अपने ग्रुप के वॉर लॉर्ड थे। उनकी पोजीशन, पावर्स, हर चीज बहुत बड़ी थी, पर उनकी बैटल से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो दोनों बस दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहे थे, ना कि पावर से लड़ रहे थे। ये बात कहीं ना कहीं वांग जी समझ चुका था। खैर, विंग और शुयांग दोनों भी इंतजार कर रहे थे ये वॉर आज के दिन खत्म होने की, क्योंकि वो दोनों भी इसी तरीके से एक दूसरे को डीपली हार्म करने से बच सकते थे। और फाइनली उन्होंने ऐसे ही टाइम पास में वो वक्त गवा भी दिया। सेकेंड डे भी कंप्लीट हो गया और विंग उस वॉर को जीत नहीं पाया। कहीं ना कहीं शुयांग और विंग में जो बैटल हुई थी उसे हर किसी ने देखा था, जिस वजह से फिलहाल विंग पर सब गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर विंग अपनी फुल स्ट्रेंथ से
शुयांग से लड़ता और शुयांग को हरा देता तो सामने वाले ग्रुप का वॉरलॉर्ड हार चुका है तो उनकी बाकी आर्मी भी हराना बहुत आसान होता। वो होता है ना, लीडर ही हार गया तो बाकी सब गिव अप कर ही देते और सीधा वांग जी आ गया था। पर विंग ने वो टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया था जिस वजह से सब विंग को बहुत सुनाई जा रहे थे। पर विंग जो बिल्कुल काम था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि भले ही ये उसके लिए और बाकी सब के लिए हार्मफुल है, पर वो ये गलत नहीं करना चाहता था। वो शुयांग को हर्ट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसने किया नहीं। और उसने देखा कि शुयांग भी उस पर कुछ खास अटैक कर नहीं रहा, तो वो क्यों ही अपने बड़े गगजे से शुयांग पर इतने स्ट्रॉन्ग अटैक करके उन्हें हार्म करता। अगर शुयांग उसकी केयर कर रहे हैं तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो शुयांग की केयर करे, और उसने ये किया भी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों की बातों से। विंग ने वहाँ बहुत देर तक सबकी बातें सुनी और फाइनली वो अपने रूम में जा चुका था। फिर एक रात उसने रेस्ट किया और नेक्स्ट डे फिर से वो सब एक दूसरे के सामने थे। आज विंग को सब ने ये स्ट्रिक्टली बता लिया था कि शु यांग से विंग को फाइट करनी ही होगी और कैसे भी करके उसे वांग जी को इस बैटल में उतारना ही होगा, ताकि वांग जी हार जाए और वो एम्परर का थ्रोन खाली हो जाए। विंग इस बात पर अग्री कर चुका था, पर आज भी उसका प्लान शुयांग को हर्ट करने का नहीं था, बल्कि वांग जी को बस इस बैटल में बुलाना था उसे। और वांग जी को बुलाने के लिए उसने शुयांग को हर्ट नहीं किया, बल्कि शुयांग के ऊपर तलिस्मा यूज करके उसे इनविजिबल रोप में बांध दिया और उसे कैद कर लिया, ताकि वांग जी सामने आ पाए। और विंग का ये प्लान सक्सेसफुल रहा भी, क्योंकि वांग जी उस बैटल फील्ड में उतर चुका था। जैसे ही वांग जी उस बैटल फील्ड में उतरा था, हर कोई शांत हो चुका था और सबकी नजरें अब विंग और वांग जी पर थी, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग दो कल्टीवेटर एक दूसरे के सामने थे। और अब ये दोनों डिसाइड करने वाले थे कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करेगा कौन। अगर विंग जीता तो एम्परर चेंज हो जाएगा, अगर विंग नहीं जीत पाया तो एम्परर वांग जी ही रहेगा। पर खैर, सबको विंग पर बहुत ज़्यादा यकीन था। यही रीज़न था कि सब विंग को चीयर कर रहे थे। वही विंग जो खुद भी आज वांग जी के सामने था। उन दोनों की भी आंखों में क्लियरली एक दूसरे के लिए गुस्सा था। आज इस वॉर फील्ड में एक अल्फा और ओमेगा नहीं, बल्कि यिलिंग पेट्रियार्क और हांग वांग जुन लड़ने वाले थे। और ऑब्वियसली ये फाइटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। दोनों भी अपनी अपनी तरीके से रेडी हो चुके थे और एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी अपनी डार्क एनर्जी से विंग पर अटैक कर रहा था, वही विंग अपनी प्योर एनर्जी को यूज कर रहा था और उन अटैक्स को अच्छी तरीके से काउंटर कर रहा था। शुयांग से लड़ते हुए विंग केयरफुल था, पर वांग जी से लड़ते हुए विंग के अंदर ऐसे कोई इमोशंस नहीं थे। हाँ, वो वांग जी को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि वांग जी को हराना भी इम्पोर्टेंट है और वांग जी इतनी आसानी से नहीं हारेगा। वांग जी भी अपनी फुल फोर्स से विंग पर अटैक कर रहा था। वो दोनों भी घायल हो रहे थे। विंग जो सच में अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज कर रहा था, और आज जाकर वांग जी को विंग की रियल स्ट्रेंथ और पावर्स का एहसास हो रहा था। विंग सच में हद से ज़्यादा पावरफुल है और खुद की पावर्स के साथ विंग वांग जी पर भारी पड़ रहा। वांग जी को जब विंग की पावर्स का अंदाज़ा हो चुका था और उसके चलते वांग जी भी अच्छा खासा घायल भी हो चुका था, तो अब ज़रूरी था विंग को हराना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो विंग उसे हरा देगा, जो अच्छा नहीं होगा। वांग जी ने वैसे भी पहले से ही सोच के रखा था कि वो इस वॉर में कोई भी रूल्स नहीं मानने वाला। वैसे भी फिलहाल अगर वो उस वॉर के रूल्स को मानने जाता तो अपनी जान खो देता, क्योंकि विंग हद से ज़्यादा अग्रेसिव और पावरफुल हो चुका था और वो वांग जी को बहुत ज़्यादा घायल भी कर चुका था। वांग जी इंजर्ड था और उसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी। उसके हाथ पर, उसके स्टमक के पास, इवन उसके पैर पर भी विंग के सॉर्ड के शार्प और डीप कट्स थे। पावर्स की वजह से वो वीक भी हो रहा था। वही विंग भी घायल था, उसे भी वांग जी की सॉर्ड ने इंजर्ड किया था, पर फिर भी विंग में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ बची हुई थी।
तो अब वांगजी ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या शायद फिलहाल ये अभी के लिए सही था। विंग जो अपनी सॉर्ड लेकर वांगजी की तरफ बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए, तभी एक अनएक्सपेक्टेड वांगजी का मूव जिससे विंग फ्रीज हो चुका था अपनी ही जगह पर। वांगजी जिसकी आईज गोल्डन में शाइन कर रही थी, अल्फा लानजान जिसकी कमांड की वजह से विंग अपनी ही जगह रुक चुका था। विंग ने जैसे ही ये देखा वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखने लगा। ये गलत है, आप अपनी अल्फा पावर्स का यूज बैटल में नहीं कर सकते। वांगजी जिसके फेस पर स्मग था। ओमेगा, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और मेरी सिचुएशन तो दोनों में फिट बैठती है। तुम मेरा प्यार भी हो, मतलब मेरे ओमेगा, और मेरे एनिमी भी, मतलब मेरे राइवल। मेरी सिचुएशन इतनी परफेक्ट है ना कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी तुम मुझसे हार नहीं सकते, पर फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। लान वांगजी, ट्रिक्स प्ले करना बंद करो और फेयर फाइट करो। अल्फा पावर्स वॉर में यूज नहीं होती, एटलीस्ट एक रूल को तो भी मान जाओ। वांगजी जो जोर जोर से हंसने लगा था, वही विंग जो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा था और ना ही अपनी सॉर्ड को वांगजी के ऊपर उठा पा रहा था, क्योंकि ये वांगजी की अल्फा कमांड का असर था। विंग जिसे वो वांगजी की हंसी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और डिस्गस्टिंग लग रही थी, वही वांगजी उस पर विंग की बातों का कोई असर नहीं हुआ था। वो अभी भी अपनी कमांड पीछे नहीं ले रहा था, जिस वजह से विंग आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कायर हो तुम लान वांगजी। स्टार्टिंग से लेकर अब तक बस इन्हीं अल्फा पावर्स का नाजायज फायदा उठाकर मुझे कंट्रोल कर रहे हो तुम। अगर 1% भी हिम्मत है ना तुम में तो फेयर फाइट करो। अपने अल्फा पावर्स का गलत इस्तेमाल करके अगर आज तुम इस वॉर को जीत भी गई ना, फिर भी जिंदगी भर कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। आफ्टर ऑल अपनी ओमेगा को अल्फा थ्रू कंट्रोल करके पाई गई जीत एक कायर की होती है, न कि एम्परर की और एक कल्टीवेटर की। एक वॉरियर इतना घटिया खेल कभी नहीं खेलता। तुम मुझे डिस्कस फील करा रहे हो। मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे मैंने एक कायर को अपना अल्फा बनाया। सच में तुम मेरे अल्फा बनने के लायक। विंग जो अपनी आगे की बात कंप्लीट नहीं कर पाया था, वही वांगजी ने उसकी अल्फा कमांड को वापस भी ले लिया था और वो अब विंग पर स्ट्रांगली अटैक भी करने लगा था। विंग ने भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था और वो भी इक्वली वांगजी को रिस्पॉन्ड करने लगा था। वांगजी जो बहुत गुस्से में था क्योंकि विंग ने एक तरीके से उसे गुस्सा दिलाया था। वांगजी जो इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा था और विंग जो शॉक था। अचानक वांगजी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था और वो विंग को डीपली हर्ट कर रहा था। वही विंग जो वांगजी को इस बार डॉच नहीं कर पा रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिस वजह से विंग कहीं ना कहीं वांगजी के सामने वीक हो रहा था। वांगजी जिसकी सॉर्ड डायरेक्टली विंग के नेक के पास पहुंच चुकी थी और विंग उस अटैक को डॉच भी नहीं कर पाया था। वांगजी ने विंग को टाइटली ग्रैब करके रखा था और उसकी सॉर्ड विंग के नेक को कट करने के लिए रेडी थी। तुम्हारा अल्फा बनने के लायक मैं नहीं, फिर किसे तुम अपने अल्फा के जगह पर देखना चाहते थे? विवोशियान, उस जियांग चैंग को? क्या वो है तुम्हारे लायक? अगर हाँ तो उसकी लाश बहुत जल्द दिखाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। और रही बात मेरे लायक होने और ना होने की, तो अभी तुम्हें अपनी पावर्स बताता हूँ। अल्फा वो पावर्स मैं यूज़ नहीं कर सकता ना, ठीक है। अपनी अल्फा पावर्स का अब मैं इस बैटल में यूज़ नहीं करूँगा, पर अब तुम मुझे क्रूअल होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। वांगजी जिसने विंग को फोर्सफुली थ्रो कर दिया था और जिससे विंग सीधा जमीन पर गिर चुका था। वांगजी जिसने विंग की तरफ ही स्वॉर्ड पॉइंट करके रखी थी। वांगजी ने लगभग
ग्रॉल करते हुए कहा, चलो उठो और फाइट करो मुझसे। एक और चांस दिया तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें, जीत सके तो जीत लो ये वॉर। वांग जी ने जैसे ये कहा था, विंग वांग जी के सामने खड़ा हो चुका था और फिर से वो दोनों भी फाइट करने लगे थे। पर इस बार विंग वांग जी के अटैक्स को डॉच नहीं कर पा रहा था, वो हारते जा रहा था, वो अपनी स्ट्रेंथ भी गंवा रहा था। वांग जी बहुत ज्यादा अग्रेसिव और वाइल्ड हो चुका था, वो सीधा विंग को हर्ट करने में उतर चुका था। अब वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि विंग उसका ओमेगा है, वो सीधा किसी एनिमी की तरह विंग पर अटैक कर रहा था। वही विंग जो वांग जी की अटैक से ही बच नहीं पा रहा था, खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, तो वो कैसे ही काउंटर अटैक कर पाता। विंग जो बहुत ज्यादा थक चुका था, वही वांग जी भी थका हुआ था, पर उसे गुस्सा भी चढ़ा हुआ था, जिस वजह से वो हार नहीं मान रहा था। पर फिर भी लड़ना तो उसे था ही, तो वो बस जैसे तैसे खुद को होल्ड किए वांग जी से बच रहा था। इन सब चीजों के चलते विंग बहुत ज्यादा घायल भी हो चुका था, इंजर्ड हो चुका था वो, उसकी बॉडी ब्लीड कर रही थी। पर वांग जी को इस बार विंग पर बिल्कुल तरस नहीं आया था। इनफैक्ट वांग जी विंग पर अपनी डार्क पावर से भी अटैक कर रहा था। धीरे धीरे विंग अपनी स्ट्रेंथ खो रहा था, वो थक चुका था और एक वक्त ऐसा आ चुका था कि विंग खुद को डिफेंड करने के लिए तक अपनी सॉर्ड उठाने में कैपेबल नहीं था। और वही वो वक्त था जब वांग जी विंग के करीब आया, विंग जो जमीन पर गिरा हुआ था और वांग जी की सॉर्ड विंग की तरफ थी। सब ये देखकर शॉक हो चुके थे, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि विंग लगभग ये वॉर हार चुका है और उनका वॉर लॉर्ड हार गया, मतलब ये वॉर कहीं ना कहीं वांग जी जीत चुका है। पर वांग जी ने इस वॉर को क्लियरली एंड अभी तक नहीं किया था। मतलब अगर विंग की सॉर्ड जमीन पर गिरती और विंग गिव अप कर देता या फिर वो अपनी जान छोड़ता, तब जाकर कहीं ये वॉर वांग जी के फेवर में होती। पर अभी भी विंग के हाथ में उसकी तलवार थी, भले ही वो नीचे गिरा था पर उसकी तलवार नीचे नहीं गिरी थी और ना ही विंग मरा था, बल्कि विंग अभी भी सांसें ले रहा था और वांग जी की सॉर्ड विंग के ऊपर थी, जिस वजह से ये वॉर अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। वांग जी जिसने खुद विंग को उठाया, अपनी सॉर्ड को विंग से हटाकर उसने खुद विंग को खड़ा किया। वही विंग जो खड़ा तक ठीक से नहीं रह पा रहा था, क्योंकि उसके पैर में भी इंजर कर दिया था वांग जी ने। वांग जी जो स्ट्रांगली विंग के सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा था। अपनी आईज एक बार क्लोज करने के बाद वांग जी ने तुरंत ओपन की और उसकी आईज टोटली ब्लैक में शाइन कर रही थी। विंग जो कुछ भी समझ नहीं पाया था, पर दूसरे ही पर उसकी सॉर्ड और उसकी चेंचिंग दोनों भी उसके हाथ से हटकर सीधा वांग जी के पास जा चुकी थी। साथ ही विंग की पावर्स भी वांग जी खींच रहा था, जिस वजह से विंग और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था। लगभग विंग इतना कमजोर हो चुका था कि अब सीधा वो अपने घुटनों के ऊपर गिर चुका था। वांग जी ने बीचेन को वैनिश करके अब सुबियान को अपने हाथ में पकड़ लिया था और अब उसकी पॉइंट विंग पर था। वांग जी ने सुबियान की उस शार्प पॉइंट से विंग के फेस को ऊपर किया। विंग जो पूरा पेल हो चुका था, उसकी बहुत सारी पावर्स वांग जी ने ऑब्जर्व कर ली थी। ऑब्वियसली वो पावर्स शेयर करते थे। विंग वांग जी को रोक नहीं पाया था और वांग जी ने बची हुई कुछ सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लिया था, जिस वजह से विंग बिल्कुल कमजोर हो चुका था। लगभग मतलब विंग हार ही चुका था। वांग जी ने विंग के फेस को अपनी तरफ किया और उसकी तरफ देखा। एक डेविलिश और क्रिपी स्माइल थी वांग जी के फेस पर। कल एक लास्ट दिन होगा इस वॉर का भी और डिसीजन का भी। तुम्हारा अल्फा होना तो एक फेवर रहा तुम पर, एक और चांस दिया मैंने तुम्हें। कल फिर से रेडी होके आना और हम दोनों में कल फिर एक बार बैटल होगी। उस बैटल में अगर तुम जीते तो वो थ्रोन और सारे डिसीजन तुम्हारे, अगर मैं जीता तो तुम वो थ्रोन और सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड मेरा। याद है तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी और बस मैं रहूंगा।
पिछली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, आज़ादी दी थी तुम्हें, पर इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगा। लैन वी वुशियान, कल सच में अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना, वरना जिंदगी भर लॉन वांगजी का सच में स्लेव बना के रखूंगा तुम्हें और इन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तुम तो जानते हो ना तुम्हारा अल्फा कितना क्रूअल और हार्टलेस है, तो कल जीतने के लिए ही यहाँ आना, वरना जिंदगी भर कैद हो जाओगे। और रही बात तुम्हारे इन वेपन्स की, तो अब इन्हें मैं संभालूंगा। तुम्हारी सॉर्ड और तुम्हारी ये फ्लूट, ये दोनों भी मेरे पास सिक्योरली रहेंगे। कल अगर तुम जीते तो ये तुम्हें मैं वापस कर दूंगा, और अगर नहीं तो फिर ये तो क्या, तुम भी मेरे ही गुलाम रहोगे। जाओ अपनी अल्फा के एक चास को एंजॉय करो। वांगी जो ये बोलकर वहां से पलट चुका था और सीधा उस बैटलफील्ड से निकल चुका था, वही विंग जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील कर रहा था, क्योंकि ये एक भीख की तरह था। विंग ने आज तक अपनी इतनी इंसल्ट कभी भी नहीं देखी थी और ना ही उसने इतना ह्यूमिलिएशन सफ़र किया था, पर वांगजी की लाइफ में आने के बाद विंग बहुत बार इंसल्ट भी हो चुका था और ह्यूमिलिएट भी, और आज तो वांगजी ने सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट किया था। ये चांस जिसे विंग को जीतना होगा, वरना सच में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यही विंग सोच रहा था। वांगजी तो बहुत प्राउड के साथ उस बैटलफील्ड से निकल चुका था, पर विंग जो अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक हारा हुआ लाचार इंसान जिसके पास उसके खुद के कल्टीवेशन वेपन्स भी नहीं है, वो बिल्कुल लाचार लग रहा था। आज इस वॉर का फैसला होना हो, एक तरीके से विंग के जिंदगी का फैसला तो ऑलरेडी वांगजी कर चुका था, और उसी फैसले को बदलने के लिए विंग के पास कल का दिन था। विंग जो वहां से उठा और उसने अपनी नजरें झुका के रखी थी, उसने किसी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये देखना ही नहीं चाहता था। वो सीधा वहां से निकल गया। वही बाकी सब जो विंग को इस तरीके से देखकर शॉक थे, क्योंकि विंग के वेपन्स भी अब उसके पास नहीं है, मतलब विंग की आधी स्ट्रेंथ तो वही ड्रॉप हो चुकी है। विंग अपने वेपन्स यूज नहीं करेगा तो वो वांगजी से फाइट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उन वेपन्स की भी अपनी अपनी सोल थी जो विंग को मास्टर मानती थी और विंग के मुताबिक चलती थी। पर अब विंग के पास वेपन ही नहीं है, तो वो फाइट किससे करेगा, यही सब सोच रहे थे। कुछ वक्त गुजर चुका था, विंग जो खुद को ट्रीट करा चुका था और फिलहाल वो सबके साथ मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था। सबकी नजरें विंग की तरफ थी। वही विंग जो खुद नजरें झुकाकर वहां बस बैठा हुआ था। वॉर लॉर्ड येलिंग पेट्रियार्क, हम सबके जान की जिम्मेदारी आप पर है, और अब आपके वेपन भी आपके पास नहीं है, तो अब आप हमें ये बताइए कि आप हमें प्रोटेक्ट कैसे करने वाले हैं। जिन गुआंगशान के इस सवाल पर विंग ने अपने हेड को ऊपर किया और जिन गुआंगशान की तरफ देखा, इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, दूसरी तरफ से एक और वॉइस, इसीलिए कहा था कि कल ही अपनी पावर्स का फुल यूज करो, अगर शुयांग को हरा देते तो ये सब कुछ होता ही नहीं और वो थ्रोन अपने आप ही वांगजी छोड़ देता, क्योंकि शुयांग वॉर लॉर्ड था। पर नहीं, तुम्हें तो उसके साथ रिश्ते निभाने थे ना, तो देखो अब क्या हो गया। तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में आ चुकी है। जैसे ही मैडम यू की ये बात सबने सुनी थी, सब इस बात पर अग्री कर चुके थे और अब सब विंग को ब्लेम करने लगे थे। हमने तुम्हें जिंदगी भर पाला पोसा, तुम्हें इतना प्यार दिया, अनाथ होने के बावजूद भी कभी भी तुम्हें ये रियलाइज नहीं होने दिया कि हम तुम्हारी सगी फैमिली नहीं है, हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर भी तुम कल के आए उन लोगों की वजह से हमें खतरे में डालने के लिए रेडी हो गए। ये सुनकर सब जियांग फैंगमियान की तरफ देख रहे थे। जिन गुआंगशान की फैमिली और नी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर वन फैमिली शॉक थी ये सुनकर कि विंग उनका रियल सन नहीं है। फिलहाल ये वक्त नहीं था ये सारी बातें यहाँ करने का।
जिस वजह से वेन फैमिली चुप रह गई। पर विंग ने जब ये बात सुनी उसे बहुत शार्प पेन हुआ। क्या इनमें से किसी एक को भी विंग की हालत नहीं दिख रही? वो खुद कितना इंजर्ड है ये किसी को नहीं नजर आ रहा। वो खुद कितना परेशान है, कितना उसे बुरा लग रहा है, ये कोई नहीं देख रहा। बस सब उसे ब्लेम कर रहे हैं। बाकी सबका तो समझ में आता है, पर एटलीस्ट मैडम यू, जियांग फैंगमियान ने तो उसे समझना चाहिए ना। विंग जो यही सब कुछ सोच रहा था, उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली सबके वर्ड्स उसे हर्ट कर रहे थे। जियांग्स, जिन्स और वेंस सब विंग को ब्लेम कर रहे थे। वही नी मिंजू, नुई हुसैन और वेनिंग बिल्कुल चुप वहाँ बैठे हुए थे और वो विंग को देख रहे थे। नी मिंजू ने जब देखा कि सब अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं और विंग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तब नी मिंजू खड़े हो गए और उन्होंने सबको शांत कराया। नी मिंजू की वजह से सब शांत हो गए। नी मिंजू ने विंग की तरफ देखा जो बिल्कुल शांति से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। विंग, जैसे ही मिंजू की आवाज़ विंग ने सुनी, विंग ने अपने हेड को ऊपर किया और नी मिंजू की तरफ देखा। आगे क्या करना चाहते हो? क्या तुम ये फाइट लड़ पाओगे? क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वांग जी ने तुमसे तुम्हारी पावर्स लगभग छीन ली है। क्या तुम खुद को हील करके कल की बैटल लड़ भी पाओगे? तुम्हारे वेपन्स भी तुम्हारे पास नहीं है। आगे क्या करना है ये तुम्हारा डिसीजन होगा। जैसे ही मिंजू की ये बातें विंग ने सुनी, उसे थोड़ा अच्छा लगा, पर तुरंत ही फेंगमियान बीच में ही बोल चुके थे। क्या मतलब है कि डिसीजन इसका होगा? ऑब्वियसली इसे वॉर लड़नी ही होगी और जीतना ही होगा, वरना तुमने सुना नहीं, वांग जी ने हमें साफ साफ धमकी दी है कि वो हम सबको मार देगा। तुम क्या चाहते हो, ये मना कर दे और हम सबको वो मार दे? तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसे लड़ना ही होगा और जीतना ही होगा। हुसैन जो तुरंत खड़ा हो चुका था और उसने फेंगमियान की तरफ देखा। अंकल भूलिए मत, उसके पास वेपन्स नहीं है, कैसे लड़ेगा वो? उसकी हालत देखिए, वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, एनर्जी नहीं है उसमें। हम उसे ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। वॉर लॉर्ड है वो, ये उसका फर्ज है और वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। उसे हम सबको बचाना ही होगा, फिर चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जैसे ही जिन गुआंगशान ने ये बात बोली थी, विंग जिन गुआंगशान की तरफ देख रहा था। सही कहा क्लैन लीडर जिन ने, विंग को लड़ना ही होगा। आफ्टर ऑल वॉर लॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क है वो पीछे नहीं हट सकता। और रही बात वेपन की, तो वेपन उसे मिल जाएगा। ये सुनते ही सब फेंगमियान की तरफ देख रहे थे, इवन विंग भी। फेंगमियान खड़े हुए और उन्होंने विंग की तरफ देखा। दूसरी नज़र उन्होंने मैडम यू पर डाली, जो फेंगमियान की तरफ ही देख रही थी। अपना सीडियान वो विंग को दे दो। ये सुनते ही मैडम यू शॉक हो चुकी थी। इनफैक्ट वो अपने थ्रोन से उठ चुकी थी और फेंगमियान को शॉकिंगली देख रही थी। फेंगमियान ने थोड़ा लाउडली फिर से अपनी बात को दोहराया। मैंने कहा उससे अपना सीडियान दो, वही अब उसका कल की वॉर में वेपन बनेगा। जैसे ही ये बात फेंगमियान ने बोली थी, तुरंत जिन गुआंगशान खड़े हो गए और उन्होंने भी इस बात को अग्री कर दिया। नी मिंजू ने भी इस बात को मान लिया और वेन रोहान को कुछ पता नहीं था, तो वो इस बात पर चुप ही रहे। मैडम यू जिन पर सबका प्रेशर बन चुका था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी सीडियान को उतारकर विंग को दे दिया। विंग ने उस सीडियान को ले लिया और जैसे ही वो सीडियान विंग के हाथ में आया था, वो प्योर वाइट कलर में शाइन करने लगा था। मैडम यू के हाथ में जब सीडियान था तब उसकी पर्पल लाइट थी, पर विंग के हाथ में ही आते ही वो वाइट लाइट में शाइन कर रहा था। फेंगमियान ने विंग की तरफ देखा और स्ट्रांगली कहा, ये सीडियान रात भर प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो या जो करना है वो करो, पर अगर कल तुम उस लान वांग जी के सामने हारे तो वो बाद में मैं ही तुम्हें पहले खत्म कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से और हील करो खुद को। विंग जो चुपचाप उठ गया और वहां से निकल गया। वही बाकी सब इस बात पर अभी भी डिस्कस कर रहे थे। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उन्हें
बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा था क्योंकि जियांग फैंगमियान लगभग मैडम यू पर चिल्लाए थे इतने लोगों के सामने. So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.